उद्घोष क्रांति राम में आपका पुनः स्वागत है। इस सत्र का प्रारंभ हम लोग राम धुन से करेंगे। एक बार प्रभु राम का स्मरण करें, इसके बाद चर्चा आरंभ होगी। तो मैं भजन मंडली से प्रार्थना करता हूँ, कृपया राम धुन प्रारंभ करें। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। श्री राम जय जय राम। 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 मित्रों, हम लोग राम जी की क्रांति में प्रभु राम जी की भूमिका नारी सम्मान की दृष्टि से क्या थी, इसकी चर्चा कर रहे थे। और उसके अनुरूप एकल अभियान में हमने राम जी के बताए हुए मार्ग को किस प्रकार स्वीकार किया, इसकी मैंने कुछ घटनाएं बताई। और जिस उद्देश्य से यह क्रांति राम की का उद्घोष कार्यक्रम चल रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमको यह अनुभूति हो, इसका साक्षात्कार हो, जो काम राम जी ने किया वो काम आज के संदर्भ में एकल अभियान कर रहा है। और जिस दिन ये साक्षात्कार हो जाएगा, हमारे अंदर का राम जग जाएगा, अंदर का हनुमान जग जाएगा, अंदर के लक्ष्मण लाल जग जाएंगे, अंदर की सीता जग जाएगी। और फिर इस देश में कुछ भी अप्रिय करने का साहस किसी का नहीं होगा। एकल अभियान में एक योजना बनाई गई कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या होनी चाहिए। राजस्थान के परिवारों की महिलाओं को संक्रांति के अवसर पर ब्राह्मणों को 14 वस्तु भेंट करने का एक परंपरा चली आ रही वर्षों से। और वे ब्राह्मणों को बुलाते हैं और कोई भी 14 वस्तु उनको भेंट करते हैं।
सच में तो ये प्रथा प्रारंभ हुई थी हमारे देश के प्राचीन गुरुकुल पद्धति में, जब ये एकल विद्यालय के स्थान पर गुरुकुल विद्यालय चला करते थे और उनके जो आचार्य होते थे सब ब्राह्मण होते थे, जाति से नहीं कर्म से। तो गांव के लोग साल में एक बार 14 वस्तु के माध्यम से उनके परिवार की पूरे वर्ष भर की आवश्यकता पूरी कर देते थे और वह आचार्य निःशुल्क बच्चों को पढ़ाता था। तो ये तो बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन प्रथा अभी तक चल रही है। हम लोगों ने सोचा कि हम इस परिभाषा को बदलेंगे। ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होना चाहिए। जो बच्चों को पढ़ाता है वो ब्राह्मण, जाति से कुछ भी हो। और जाति का ब्राह्मण जो नौकरी करता है वो कैसा ब्राह्मण? इसलिए हमने यह आग्रह किया नगरीय परिवारों में कि आप जो 14 वस्तुएं देते हैं ब्राह्मणों को, वो आज के ब्राह्मणों को दीजिए। अर्थात हमारे एकल अभियान के जो आचार्य हैं, जो वहाँ के सेवाव्रती हैं, वही सचमुच में शिक्षा का काम कर रहे हैं। और उनको मानधन तो हम बिल्कुल प्रतीक मात्र से दे रहे हैं, कोई तनख्वाह नहीं है। एक सम्मान के लिए थोड़ा धन देते हैं। कोई उनके परिवार का कारोबार उस मानधन से चलता है, ये ना वो सोचते हैं ना हम सोचते हैं। तो यह परंपरा शुरू हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय भारत और विदेश के लगभग 1 लाख महिलाएं, उन्होंने अपने ब्राह्मण की परिभाषा बदल दी। वो 14 वस्तुएं देती हैं एकल अभियान को, आचार्य को, सेवाव्रतियों को। और अब तो यह एक आंदोलन बन गया है। हर परिवार में सामान्यतः जो शिक्षित बहुएं आती हैं, उनको ये बात बहुत जल्दी समझ में आती है। बहुत प्राचीन उनकी दादी माँ, उनकी सासू माँ या बड़ी आयु के लोगों को समझाने में कुछ कठिनाई होती है, लेकिन अब जो नई जनरेशन आगे आ रही है, उनको ये बात अपील कर रही है। और जब ये माताएं जाती हैं संच केंद्र पर, अंचल केंद्र पर, और वो कार्यकर्ता आचार्य या सेवावर्ती उनके चरणों को साष्टांग प्रणाम करता है, ये माताएं उनको गले से लगाती हैं, बेटा या बेटी की तरह प्यार करती हैं और उपहार देती हैं। कल्पना करिए, मैं एक कार्यक्रम में उपस्थित था, जयपुर की बात थी। वहाँ की माताओं ने, उस समय सेवावर्ती मेरी बैठक में आए थे, उनको कुछ उपहार देने का निर्णय किया। ठीक है, जिस पद्धति से देती थी उसी पद्धति से देने का कार्यक्रम हुआ। और मैं देख रहा था कि जब कोई कार्यकर्ता माँ को प्रणाम करता था, माँ उसको गले लगाती थी। माँ और कार्यकर्ता के दोनों के आंखों में आंसू में देखता था। जिंदगी में ना इस माँ ने ऐसे बेटे को देखा, ना उस बेटे ने ऐसी माँ को देखा। यह है प्रेम का संबंध। और इस प्रकार हमने एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन किया, परिभाषा बदली। एकल अभियान को हमने गांव में तो परिवर्तन किया ही किया, लेकिन नगरीय परिवार में भी माताओं के चिंतन में परिवर्तन करने में हम सफल हुए।
यह है मातृशक्ति। एक उदाहरण बहुत पुराना है लेकिन बड़ा मार्मिक है। मैं उड़ीसा में सह प्रांत प्रचारक था और उड़ीसा में ही मुझको ये वनवासी समाज के कार्य करने की रुचि पैदा हुई, ज्ञान पैदा हुआ, अनुभव पैदा हुआ। एक प्रकार से आज जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो उड़ीसा की देन है, इसलिए उड़ीसा को मैं दूसरी जन्मभूमि मानता हूँ। तो बैठकों के लिए हम लोग को कलकत्ता जाना पड़ता था क्योंकि वो हमारा क्षेत्र का केंद्र था। और जब बैठकों में जाते थे तो एक दो दिन पहले या बाद में रुकते थे, घरों में भोजन की व्यवस्था होती थी। अब भोजन करते समय गपशप तो करना होता है, कुछ कहानी सुनानी होती है। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से उड़ीसा गया था तो लोगों के मन में उत्सुकता थी, वो पूछते थे जरा उड़ीसा कहानी सुनाइए। मैं वनवासी समाज की कहानियाँ सुनाता था, अपने अनुभव सुनाता था। साल 2 साल हो गया, फिर उन परिवार की माताओं ने कहा कि श्याम जी, आप उड़ीसा के बच्चों के बारे में जितना बताते हैं हमारा मन में बहुत भावुक हो जाता है। हम भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या करें यहाँ बैठकर। मैंने कहा ठीक है, योजना बनाते हैं। एक योजना बनाई गई। उड़ीसा के बच्चे ना कलकत्ता आएंगे, कलकत्ता के परिवारों में 2 दिन रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जिस परिवार में उनके समकक्ष आयु के बच्चे होंगे उसी परिवार में वो रहेंगे। और दूसरा, जिस परिवार की माँ उन बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार करेगी उस परिवार में वो बच्चे रहेंगे। तो 20 परिवार तैयार हो गए। 40 बच्चों को लेकर मैं हावड़ा स्टेशन पहुंचा। वहाँ एक चकापात आश्रम है, छात्रावास है, बच्चे वहाँ रहते हैं। वो मेरे कहने पर सब आ गए। और नियम ये था कि स्टेशन पर उनको लेने के लिए परिवार के बच्चे ही जाएंगे, परिवार के बड़े लोग नहीं आएंगे। तो उन 20 परिवारों के वो बच्चे आए और स्टेशन पर उन्होंने उनका स्वागत किया। मैं कलकत्ते के बच्चों का सामान्यतः मामा बन गया था, सब मुझे मामा कहते थे। और जो ही उन्होंने उड़ीसा के बच्चों को देखा, भाषा की कठिनाई होने के कारण आपस में बात नहीं कर पाए, तो कलकत्ता के बच्चे दौड़कर मेरे पास आए। मामा ये क्या हो गया? वो अपने सामान को भूल गए बस बोगी में, ना उनके पास कोई सामान है ना चप्पल है, सब भूल गए, अब उनको बताइए। मैंने कहा बेटे, उनके शरीर में जो कपड़ा है वही उनका सामान है, उनके पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती है, तुम्हारी तरह लगेज लेकर नहीं चलते हैं। अब तो उन बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उनको सब लोग गाड़ी लेकर आए थे, कार लेकर आए थे, उसमें ले गए। अब फिर वो दौड़ के आए कि मामा वो गाड़ी में बैठते नहीं हैं, हम उनसे कह रहे हैं वो नहीं बैठ रहे। अरे मैंने कहा उन्होंने कभी गाड़ी देखी ही नहीं है, कैसे बैठते हैं ये उनको मालूम ही नहीं है। उनका हाथ पकड़कर दरवाजा खोलकर बैठाना पड़ेगा। चलो, उन्होंने बैठाया, सब लोग घर में पहुंच गए। और घर सब उनके तो कलकत्ते के ऊंचे ऊंचे घर होते हैं, लिफ्ट में जाना पड़ता है। एक परिवार की घटना मुझे बताई गई। जब वो बच्चे उस लिफ्ट में बैठे और लिफ्ट चली, दोनों बच्चे जो गांव से आए थे रोने लग गए। अरे हमको बताया था एक दिन हम ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जा रहे हैं, माता नहीं है, पिता नहीं है और हमको ऊपर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने लिफ्ट नहीं देखी थी।
और ऊपर जाने को वो मृत्यु समझते थे। परिवारों में रहना शुरू हो गया और मेरे मन में चिंता थी कि किसी भी परिवार में उनके साथ कोई भी भेदभाव का व्यवहार हो गया तो उस गांव में फिर मेरा प्रवेश बंद हो जाएगा। हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, व्यवहार में भी वैसा दिखना चाहिए। तो मैं हर परिवार में एक प्रकार से केवल विजिट करने के लिए प्रवास कर रहा था। एक परिवार में पहुंचा, परिवार के जो मुखिया थे, पुरुष थे, वो आए, नमस्कार हुई, बैठाया। मैंने कहा श्रीमती जी कहाँ हैं? कहा बाथरूम में है। बच्चे कहाँ हैं? बाथरूम में। ठीक है। चाय आई, नाश्ता आया। और जब देर हो गई मैंने कहा क्या मामला, मुझको जाना है। कहा भाई साहब, आपने जब मेरे पत्नी को मेरे सामने बताया था इन बच्चों को अपने बच्चों के समान समझना, और उसने सुन लिया कि इन बच्चों को अपने बच्चों के समान बनाना, अब बाथरूम में साबुन के कोर्स पर कोर्स हो रहे हैं कि उनका रंग कैसे अपने बच्चों के समान हो। भावुकता की परम सीमा हो गई। और फिर एक कार्यक्रम किया गया। ये सब बच्चे चूंकि चकापात आश्रम के थे, मंत्र जानते थे, यज्ञ जानते थे। एक सामूहिक यज्ञ कार्यक्रम हुआ, सब परिवार के लोग आए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटे छोटे बच्चे क्या बढ़िया संस्कृत का मंत्र बोल रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। और फिर उन परिवार वालों ने इन बच्चों को कलकत्ता घुमाया, घर में रखा, खूब उनको सामान दिया, सब कुछ हुआ। विदाई का समय आया और विदाई के समय यह तय हुआ कि सारे परिवार के लोग भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे और वहाँ एक विदाई समारोह होगा। मेरे मन में एक, जिसको अंग्रेजी कह सकते चोर था, एक डर था, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार तो नहीं हो गया कहीं। तो मैंने उड़िया में उनसे बात शुरू की जिससे कि कलकत्ते के लोग ना समझ सके। मैंने पूछा, अरे बच्चों, तुम अभी शाम की ट्रेन से चलोगे और कल अपने अपने घर पहुंच जाओगे, तो घर के लोग सबसे पहले पूछेंगे तुम कलकत्ता से क्या लेकर आए, तो तुम क्या उत्तर दोगे? मेरे इस प्रश्न के बाद वो सब चुप हो गए। और मैं कह रहा था कि सबके पास तो अब थैले हो गए थे, सब गिफ्ट मिल गई थी, सबको कपड़े मिल गए थे, बोलेंगे ये कपड़े मिले, ये मिला, वो मिला, लेकिन कोई बच्चा नहीं खड़ा हुआ। फिर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ। उसने कहा, हम घर में जाकर कहेंगे हमको कलकत्ते में एक नई माँ मिल गई है। जब इसका मैंने हिंदी रूपांतरण किया तो वहाँ बैठे हुए सब माताओं के आंखों में पानी आ गया। ये सब इनको इतना उपहार दिया, उसका इनको माने उत्साह नहीं है। एक माँ मिल गई है। यह है माँ की ममता, यह है महिलाओं की भूमिका। जब वो अपने अपने गांव में गए तो स्वाभाविक गांव पूरा इकट्ठा था, क्योंकि उनके गांव के बच्चे कभी कलकत्ता गए नहीं थे। जैसे किसी परिवार का व्यक्ति चंद्रमा से होकर लौटे तो सारा मोहल्ला गांव इकट्ठा हो जाएगा, भाई तुमने चंद्रमा में क्या देखा। ऐसे ही सारा गांव इकट्ठा, भाई आप तुम कलकत्ता थे, क्या देखा। इन बच्चों ने सब कहानी बताई कि परिवार की माँ ने हमको ऐसा प्यार किया, घुमाया, नहलाया, खिलाया, ये सामान दिया, बड़ा प्यार दिया, मुझे हम लोगों को तो माँ से भी अधिक प्यार मिला, ऐसा सब बताया। उस गांव के मुखिया की एक नई प्रतिक्रिया हुई। उड़ीसा में धर्मांतरण का उस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव था। हर गांव के लिए पोप का, पादरी से छोटा होता है पोप का कहते हैं, जो गांव के लिए तय होता है, ऐसे पोप का निश्चित थे। उन गांव के लोगों ने अपने अपने गांव के पोपकाओं को निमंत्रण दिया कि आप आइए, आपसे हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। सब लोग आए और गांव के लोगों ने उनसे पूछा
आप तो कहते थे कि कलकत्ते के लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, कलकत्ते के लोगों ने तुम्हारा खून चूसा है और इसलिए हमको धर्मांतरण की बात बताते थे। सुनो इस बच्चे की बात, कितना प्यार इनको मिला, आपने अभी तक हमको झूठ क्यों बोला? और उसके बाद उन गांव में पोपकाओं का आना बंद हो गया। पूरा क्षेत्र, ये बात गांव-गांव में फैल गई। एक कलकत्ते की माँ ने बच्चे को 2 दिन सच्चे दिल से प्यार किया और गांव के गांव पादरियों से मुक्त हो गए। धर्मांतरण करने का साहस ही नहीं हुआ। ये ताकत होती है प्यार में। लेकिन एक और घटना घटी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राजीव जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। उनकी पत्नी सोनिया जी, उनका रिकॉर्ड सुनाया जाता था गांव-गांव में। गांव के लोगों को ईसाई बनाने के लिए सोनिया जी का रिकॉर्ड सुनाया जाता था। गांव वाले सुनते थे। देश के प्रधानमंत्री की पत्नी है, गांव के लोग भोले होते हैं। तो उसी समय राजीव गांधी जी का कार्यक्रम भुवनेश्वर में तय हुआ। अब वो प्रधानमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भुवनेश्वर में कांग्रेस की सरकार है, तो स्वाभाविक भुवनेश्वर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इन गांव वालों ने मीटिंग की कि राजीव जी आ रहे हैं, वहां तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए और उनकी पत्नी की आवाज़ सुनाकर हमारा धर्मांतरण किया जाता है, उन तक भी हमारी नाराज़गी पहुंचनी चाहिए। कैसे पहुंचे? तो एक रास्ता निकाला गया। उड़ीसा के 2 भाग हैं, पूर्व उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा। भुवनेश्वर पूर्व उड़ीसा में आता है और पश्चिम उड़ीसा से पूर्व उड़ीसा के भुवनेश्वर में आने की एक ही मेन सड़क है, जिससे पश्चिम उड़ीसा के सब कांग्रेस के कार्यकर्ता बस से रात में चलकर सुबह भुवनेश्वर पहुंचने वाले थे। और ये गांव उस सड़क के दोनों ओर के गांव थे। गांव वालों ने एक बात सोची, सड़क जाम कर दी, पेड़ों काटकर सड़क को रोक दिया। रात का समय था, किसी को कल्पना नहीं थी। लंबी कतार लग गई बसों की, ना वापिस जा सकते ना आगे जा सकते। और उन लोगों को पानी आदि पिलाने की व्यवस्था गांव वालों ने की और गांव वालों ने साफ साफ कहा कि हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें राजीव गांधी तक मैसेज पहुंचाना है। प्रातःकाल भुवनेश्वर में बड़े मैदान में एक व्यवस्था की गई थी। राजीव जी का भाषण था। मैदान का आधा भाग खाली था। राजीव जी ने पूछा, ये क्या मामला है? आधा भाग खाली है। कांग्रेसी ने कहा, यह मामला आपकी कृपा है। क्या मेरी कृपा है? पश्चिम उड़ीसा से आने वाली सारी बसों को रास्ते के आदिवासियों ने रोक लिया है और वो आपसे नाराज हैं क्योंकि आपकी श्रीमती जी सोनिया की रिकॉर्ड सुनाकर उनका धर्मांतरण होता है, उनको मूर्ख बनाया जाता है। आप तक अपनी नाराजगी पहुंचाने के लिए उन्होंने पश्चिम उड़ीसा से एक भी कार्यकर्ता को नहीं आने दिया। राजीव जी तक बात पहुंच गई। देखो मित्रों, एक गांव की, एक नगर की, एक परिवार की एक मां ने बच्चों को प्यार किया और वो क्षेत्र धर्मांतरण से मुक्त हो गया और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच गई। और उसके बाद सोनिया जी का रिकॉर्ड बजना बंद हो गया।
ये ताकत है प्यार में, और ये ताकत है मां के प्यार में। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि हमारे सभी नगरीय परिवार की माताएं इस प्यार के सागर को अपने दिल में संजो कर रखे हुए हैं, उसको कृपया राम जी के काम में लगाइए। एकल अभियान ने एक योजना बनाई, क्योंकि हमारी चिंता है गांव में पाए जाने वाला रक्त अल्पता का, रक्त की कमी, बच्चों का कुपोषण, उसको कैसे रोका जाए, एनीमिया का इलाज क्या है। एलोपैथी जो करती है वो सफल नहीं, और आयुर्वेदिक पद्धति से हमने एक पद्धति का विकास किया। तो हमने अब ये सोचा था, कुंभ के पश्चात ये कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन इस कोरोना के कारण वह कार्यक्रम अभी स्थगित हुआ, और जब भी हमको अवसर मिलेगा वो कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। कार्यक्रम है एकल क्लिनिक। गांव-गांव की महिलाओं को हम होम रेमेडीज, जिसको किचन फार्मेसी कहते हैं, अपने रसोई घर में पाए जाने वाले सारे मसाले, अपने घर के पास पोषण वाटिका में पैदा किए हुए सारे पौधे, उसके द्वारा ही ट्रीटमेंट करना, इसकी ट्रेनिंग बड़े स्तर पर दी जाएगी। और विशेष रूप से हमारे आचार्य बेटियां अविवाहित अवस्था में वो आचार्य बनती हैं, 2-4 साल आचार्य रहती हैं, फिर विवाह हो जाता है, किसी और गांव में चली जाती हैं, और उनके मन में एकल के प्रति तड़पन रहता है कि हम क्या करें। ससुराल में नई नई बहू, उसकी अपनी सीमाएं हैं। और ये तो बात हमने देखा कि जो आचार्य महिलाएं हैं उनका विद्यालय पुरुष आचार्य की तुलना में बहुत अच्छा चलता है। तो इन आचार्यों के मन में ये वेदना थी कि हम क्या करें। उनके लिए योजना बनाई गई एकल क्लिनिक। उन सबको 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और फिर उनके घर में एक छोटा सा नेम प्लेट लग जाएगा, एकल क्लिनिक। परिवार के, गांव के, महिलाओं के, बच्चों की सामान्य बीमारी का इलाज होम रेमेडीज से, किचन फार्मेसी से, आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से कैसे हो सकता है, ये बेटियां और महिलाएं बताएंगी। हमारे आरोग्य योजना में यह प्रयोग पिछले कई वर्षों से चल रहा है। गांव-गांव में आरोग्य सेविकाएं बनाई गई, उनका प्रशिक्षण दिया गया, और यह अनुभव आया कि उनके गांव में महिलाओं में पाई जाने वाली बीमारियां बहुत कम हो गईं। बच्चों के कुपोषण में भी कुछ कमी आई, क्योंकि खाने पीने का सिस्टम बदल दिया। अरे जो चीज़ वो उत्पादन करके बेचते थे, ये बथुआ, ये और हरी सब्जी, बस उनको कहा बेचो मत, खाओ, थोड़ी कमी होगी अर्थ की, लेकिन तुम्हारा परिवार बच जाएगा। उन्होंने बात मानी, हरी सब्जी खाई, और एनीमिया दूर हुआ, बच्चों का कुपोषण दूर हुआ। इस प्रकार एक आंदोलन 4 लाख गांव में, हर गांव में एक एकल क्लिनिक, एक महिला को प्रशिक्षण, और गांव के लोगों के स्वास्थ्य की योजना। यह एकल अभियान का महिला आंदोलन बन रहा है। कई बार मन में आता है कि क्या ये महिलाएं
ये साहस कर पाएंगी? मित्रों, आप में से तो लोगों ने गांव के परिवार में कैसा होता है शायद नहीं देखा होगा। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं कई वर्ष तक गांव-गांव में भ्रमण करता था। 2007 और 8 में एक योजना ली गई जिसका नाम था जीवन दान योजना। मैं गांव में परिवारों में जाता था, परिवारों के माता पिता से मिलता था, उनके बेटे बेटियों का जीवन दान का पूजन होता था, माता पिता उनको आशीर्वाद देते थे, मैं भी उनको प्रणाम करता था तो माताएं मुझको भी आशीर्वाद देती थी और अपने बेटे और बेटी को एकल के कार्य के लिए जीवन दान किया जाता था। लगभग 400 परिवारों का मेरा अनुभव है और बाद में तो परिवारों में करना संभव नहीं हुआ तो कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं एक कार्यक्रम की आपको घटना बताता हूं जिससे आपको अनुमान हो सकेगा कि हमारे गांव की माता बहनों का कैसा भाव है जो नगर के लोग सोच नहीं सकते। महाराष्ट्र की एक घटना, एक स्थान पर एक कार्यकर्ता का जीवन दान कार्यक्रम का आयोजन था। हम लोग वहाँ पहुँचे और मेरे मन में आया कि कहीं मुझे देखकर लोग माता पिता मानते होंगे, तो मेरे साथ बम्बई के एक अच्छे उद्योगपति भी मेरे साथ थे और संयोग से एक कार्यकर्ता के स्थान पर 10 कार्यकर्ता तैयार हो गए। 10 कार्यकर्ताओं के माता पिता वहाँ थे। जो काम 1 घंटे में हम करने वाले थे वो काम 4 घंटा चला, क्योंकि प्रत्येक के माता पिता से बात करनी पड़ेगी। जल्दीबाजी नहीं, जब तक वो ठीक से अनुमति नहीं देंगे तब तक जीवनदान नहीं हो सकता। तो मैंने एक प्रयोग किया। उन कार्यकर्ताओं की माताओं से मैं पूछता था, आप अपने बेटे को क्यों मुझे दे रही हैं? मेरे साथ एक उद्योगपति आए, मेरे बगल में बैठे हैं। इनके कारखाने में भी लोगों की आवश्यकता है और ये बहुत बड़ा तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि आपके एकल के कार्यकर्ता जो भी आएंगे उनको हम रखेंगे और तनख्वाह देंगे। ये भी मेरे साथ आए हैं, ये भी कार्यकर्ता मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूं। मैं तो कुछ नहीं दूंगा, ये तो बहुत बड़ा धन देंगे। तुम अपने बेटे को इन्हें दोगी क्या मुझे दोगी? वो मां पूछती थी, राम मंदिर कौन बनाएगा? ये बनाएंगे कि तुम बनाओगे? बस जो राम मंदिर बनाएगा उसको बेटा समर्पित। वहां बैठे हुए सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, ये गरीब घर के लोग, एक उद्योगपति यहां बैठा है, वो कह रहा है हाँ हम देंगे तनख्वाह, अच्छी तनख्वाह देंगे, और ये मां पूछ रही है राम मंदिर कौन बनाएगा? और वो एक माँ ने नहीं, 10 माँ ने। इस देश में राम जी का काम कौन करेगा? और उस समय तो राम मंदिर का हवा थी, राम मंदिर बनना चाहिए, सारे देश में हवा थी। हर घर की माँ ये चाहती थी राम मंदिर बनना चाहिए। और हम कहते थे हम एकल के द्वारा ऐसी ताकत खड़ी करेंगे कि राम मंदिर बनेगा। यह है वो देश। लेकिन उस स्थान से बाद एक नया स्थान पर और बड़ा रोमांचकारी घटना हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। पूना के पास एक स्थान है जहां शिवाजी का जन्म हुआ था, शिवनेरी। और वहां पर एक परिवार से जीवन दान था, हमको वहां पहुंचना था।
समय निश्चित था कि सायंकाल हम 7 बजे पहुंच जाएंगे। हमारा अनुमान था कि पहले 1 घंटा लगेगा, हम चलेंगे, 7 बजे पहुंच जाएंगे। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था। गांव के लोग 7 बजे पहुंच गए गेट पर हमारे स्वागत के लिए। हम लोग रात को 11 बजे पहुंचे। 4 घंटा देरी हो गई। और हमको आश्चर्य तब हुआ जब हमको बताया कि ये सब लोग ठीक 7 बजे से लेकर अभी तक इसी अवस्था में खड़े हैं कि आप पता नहीं कब आ जाएंगे। सर पर मटका रखा हुआ है, भजन हो रहा है, माताएं खड़ी हैं, पुरुष भी हैं। हमको इतनी ग्लानि हुई कि हमारे कारण 4 घंटे इनको खड़ा रहना पड़ा। और कोई मास्टर नहीं था, हमने कोई सूचना देने का तरीका नहीं था, कोई मोबाइल का ज़माना नहीं था। चलो, हमने माफ़ी मांगी, हो गया। फिर उन्होंने कहा आइए भोजन करिए। भोजन 11 बजे? हाँ, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमको तो ऐसा लगा कोई हमको चपत मार रहा है। हम भोजन करके आए थे, उन्होंने हमारी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया था। हम अपनी सुविधा, अरे चल रहे हैं तो भोजन, उन्होंने कहा कर लो। हाँ, कर लिया। गांव के लोग खड़े थे। खैर, वो तो बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। उन्होंने भोजन किया और अपने अपने एक पहाड़ी में स्थान था, वो नीचे अपने अपने परिवार में गए। सुबह 7 बजे वो जीवन दान का कार्यक्रम था। सब लोग सुबह 7 बजे उपस्थित। रात को 11 बजे भोजन करके जा रहे हैं, सुबह 7 बजे आ रहे हैं। कल्पना करो। खैर, जिस कार्यकर्ता का जीवन दान था उसी के परिवार में ठहरने की हमारी व्यवस्था थी। और इसलिए हमको अनुमान लग गया कि गांव परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। प्रातःकाल पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। सब गांव के लोग थे और उसकी माँ भी थी। शिवाजी के सैनिकों में मावला जाति के वनवासी ऋख थे। वो मावला जाति का समाज था, उसका ही वो परिवार था। युवा भी था और माँ भी थी। ऐसे ही मैंने कहा कि माँ, तुम अपने बेटे को क्यों दे रहे हो? क्यों? घर में ये अवस्था है, हम रात भर देखा है। उस माँ ने मेरे चेहरे की ओर देखकर कहा कि आपकी ये हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? मैंने कहा, क्या हो गया? अरे, मावला जाति की माताएं तो बेटे का जन्म देती हैं शिवाजी के काम के लिए। तुम शिवाजी का काम कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि बेटा क्यों दे रही हूं मैं? हम तो माताएं बेटे को जन्म इसी बात के देते हैं। मैंने भी ये बात कभी सुनी नहीं थी। और फिर मैं बैठकों में सारे देश में कहता रहा कि मैं शिवाजी को देख के आया हूँ, शिवाजी का जन्म हो गया। अरे, जीजाबाई से मिलिए तो शिवाजी मिल गए। यह है इस देश की मातृशक्ति। और इसलिए हमने यदि मातृशक्ति को ठीक से जगा लिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। 2009 की एक घटना, दिल्ली में एकल कुंभ की योजना बनी। बड़ा कार्यक्रम। 2005 में इंदौर के कार्यक्रम के बाद हम लोगों को बहुत उत्साह आ गया था, तो 2009 का कार्यक्रम जब बड़ा दिल्ली में करने का निर्णय हुआ। लेकिन संयोग से 2008 के नवंबर दिसंबर में सारी दुनिया में बहुत आर्थिक तनाव हो गया, डिप्रेशन आ गया, सारे धंधे बंद हो गए, बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए। बड़ा प्रसिद्ध सारे विश्व का वो मंदी थी जिसको वैश्विक मंदी कहते हैं। आर्थिक मंदी जो अभी कोरोना में आ रही है उससे भी अधिक थी। दिल्ली में जिस कार्यालय में ऑफिस में बैठकर हम लोग इसकी योजना बना रहे थे,
तो लगभग जनवरी मास में एक बैठक हुई, मैं उसका ऑफिस में गया, भारत लोक शिक्षा परिषद की बैठक थी, और उस बैठक में आए हुए सब लोगों ने कहा कि श्याम जी आप ये कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए, हम धन संग्रह नहीं कर सकते। और कहा भी, देखिए इस ऑफिस में आप आते थे 6 महीने पहले, पैर रखने की जगह नहीं थी और सब खाली है क्योंकि सब छोड़ गए, सब धंधा बंद हो गया, कहाँ से धन इकट्ठा होगा। बात तो सही थी। और मैंने तो पूरे देश में प्रवास करके सबको निमंत्रण दे दिया, धर्म संकट खड़ा हो गया। भगवान ने मुझे एक बुद्धि दी, मैंने कहा कि अच्छा करिए, आप धन संग्रह मत करिए, लेकिन कार्यक्रम करने की अनुमति दे दीजिए। उन्होंने कहा धन कहाँ से आएगा? मैंने कहा मैं गांव-गांव से इकट्ठा करूंगा, जो आएंगे देंगे, नहीं हम अच्छा भोजन देंगे, सामान देंगे, नहीं व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैंने साल भर से निमंत्रण दिया, मैं कैसे मना करूंगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप व्यवस्था कर सकते तो करिए, हम धन संग्रह नहीं कर सकते। ठीक है। मेरे मन में आया कि मैं लगभग 400 परिवारों में पिछले साल 2 साल गया हूं, और हर परिवार में जब जीवन दान होता था तो उसकी माँ मेरे मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती थी। उसके कांपते हुए हाथ की उंगलियों का कंपन में अनुभव करता था। स्वाभाविक है कि हम गए थे, गाड़ी से गए थे, उनको लगा बड़े आदमी आए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद तो देना पड़ता था। मैं कहता आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि इतनी माताओं ने मुझको आशीर्वाद दिया है, क्या ये व्यर्थ जाएगा? एक विश्वास, बस लगे रहे, करेंगे कार्यक्रम। और हमने कहा चलो ग्राम में संग्रह शुरू करो, और सारी योजना जरा हमने जो खर्चीली थी समाप्त करने की तय कर लिया। गांव-गांव संग्रह हो गया। 2-3 महीने निकले, अचानक सारे दुनिया के आर्थिक क्षेत्र में एकदम परिवर्तन आ गया। और जिस कार्यालय में बैठकर मुझको कहा कि हम धन संग्रह नहीं कर सकते, उसी कार्यालय में बैठकर उन कार्यकर्ताओं ने कहा श्याम जी हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा, आप धन गांव से मंगाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम धन संग्रह करेंगे। गांव के लोगों ने जो धन संग्रह किया उसको वापस कर दीजिए। और ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ जिसकी चर्चा सारे देश और दुनिया में हुई। यह है मां की शक्ति। मां पर विश्वास करो। और हमारे शास्त्र में कहा कि मां भगवान से बड़ी है तो बड़ी है, मैं अनुभव से कह रहा हूं। बस मां को विश्वास करो। एकल अभियान मां का अभियान बन जाए, इसका नेतृत्व तो माताओं के हाथ में आ जाए। आज ग्राउंड आर्मी माताओं की, बेटियों की है, नेतृत्व भी माताओं के हाथ में आए, इससे अधिक खुशी की बात क्या होगी। राम जी का नारी सम्मान हम एकल में स्थापित कर सकें, यही प्रभु से प्रार्थना। सबको नमस्कार, धन्यवाद।